हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 27 अप्रैल 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हेडिंग है कि वैक्सीन की कीमतें कम करे कंपनियां, ये स्टेटमेंट दिया है केंद्र सरकार ने। देश में कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली दोनों कंपनियां सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक से सरकार ने कहा है कि वे अपनी वैक्सीन की कीमतें घटाएं। सोमवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में वैक्सीन की कीमतों को लेकर लंबी चली बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें सरकार ने कंपनियों से कहा है कि कोरोना महामारी के बावजूद हालात को देखते हुए इसकी कीमतों में कटौती करने के लिए कदम उठाए। यह पिछले 4 दिनों के भीतर वैक्सीन की कीमतों को केंद्र सरकार की तरफ से बुलाई गई दूसरी बैठक थी। वैसे केंद्र सरकार वैक्सीन खरीदने की वजह से राज्यों पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को लेकर भी संवेदनशील है और समय आने पर राज्यों की मदद करने का विकल्प भी खुला हुआ है। माना जा रहा है कि जल्द ही दोनों कंपनियां अपनी अपनी वैक्सीन की नई कीमतों के प्रस्ताव सरकार को भेजेंगी। कोविड शील्ड बनाने वाली कंपनी CII ने भारत में वैक्सीन की कीमत केंद्र सरकार के लिए 150 रुपये और वहीं राज्यों के लिए 400 रुपये और खुले बाजारों में 600 रुपये तय की है। भारत बायोटेक ने कहा है कि उसकी कोवैक्सीन की कीमत राज्यों के लिए 600 रुपये और निजी क्षेत्र के लिए 1200 रुपये प्रति डोज होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए सिर्फ चुनाव आयोग जिम्मेदार। मद्रास हाई कोर्ट ने काफ़ी सख्त टिप्पणी इसमें दी है और उन्होंने बोला है कि मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के लिए सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग जिम्मेदार है। हाई कोर्ट ने आयोग को सबसे गैर जिम्मेदार संस्था करार देते हुए कहा कि आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोप में भी मामला दर्ज किया जा सकता है। अदालत ने मौखिक चेतावनी दी है कि वह 2 मई को मतगणना रोकने से भी नहीं हिचकिचाएगी। यानी कि जो अगर चुनाव आयोग चाहता तो जिस तरीके से कोरोना वायरस फैल रहा था शुरुआत में ही, वो अपनी डेट्स को बढ़ा सकता था या फिर चुनाव कुछ समय के लिए रोक सकता था, स्थगित कर सकता था। लेकिन इस देश में चुनाव को इतना तवज्जो दिया जाता है कि चाहे लोगों की जान जाए, कुछ भी हो, उसमें चुनाव आयोग को कोई मतलब नहीं था। काफ़ी सख्त टिप्पणी की है और अच्छी टिप्पणी की है मद्रास हाईकोर्ट ने। नेक्स्ट है कि 10% से अधिक संक्रमण दर पर बने कंटेनमेंट जोन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए विभिन्न राज्यों में रात्रि कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे कदमों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्थानीय कंटेनमेंट जोन तैयार करने की विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक किसी जिले, शहर या इलाके में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिव दर 10% से पार जाने या फिर कोरोना के ऑक्सीजन व ICU बेड 60% पर भर जाने की स्थिति में स्थानीय प्रशासन को तत्काल उसे स्थानीय कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर देना चाहिए। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इन गाइडलाइन का कड़ाई से पालन का निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के पास मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त स्टॉक है। मुद्दा परिवहन का है, जिसे सरकार हल करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट हेडलाइन है, नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में जो पहली न्यूज़ है कि कारोबारियों की मदद को हर मोर्चे पर तैयारी। कोरोना महामारी के संकट के बीच सरकार जीवन और जीविका दोनों मोर्चे पर हर संभव सहयोग में जुटी है। एक ओर जहां जीवन बचाने के लिए ऑक्सीजन और अन्य सभी जरूरी दवाओं आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, तो दूसरी ओर आयातकों और निर्यातकों के समक्ष आने वाली मुश्किलों को भी दूर करने में सरकार लगी है। वाणिज्य मंत्रालय ने कस्टम क्लियरेंस में देरी और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से संबंधित बैंकिंग से जुड़े मसलों पर कारोबारियों की मदद के लिए हेल्प डेस्क बनाई है। मंत्रालय के अधीन कार्यरत विदेश व्यापार महानिदेशालय ने यह जिम्मेदारी संभाली है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने भी आयातकों की मदद करने और कस्टम क्लियरेंस को गति देने के लिए इसी तरह की हेल्प डेस्क बनाई है। वाणिज्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया है कि सीमा शुल्क विभाग की तरफ से मंजूरी में देरी और बैंक से जुड़े मामलों समेत निर्यातकों व आयातकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कोविड-19 हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। इस हेल्प डेस्क की मदद से DGFT कारोबारियों की मुश्किलों पर नज़र रखेगा। मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य सभी मुद्दों का उपयुक्त समाधान निकालना है,
कारोबार को गति देना है। हेल्प डेस्क आयात और निर्यात लाइसेंस क्लियरेंस में देरी, आयात निर्यात डॉक्यूमेंट आदि मामले का भी समाधान करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि निजी बैंकों के शीर्ष पदों के लिए 70 वर्ष की आयु सीमा तय। आरबीआई ने निजी बैंक के शीर्ष पदों के लिए उम्र की सीमा और कार्यकाल तय कर दिया है। जून 2020 में प्रस्ताव रखने के 10 महीने बाद आरबीआई ने सोमवार को इस संबंध में नियम जारी कर दिया है। नियम के मुताबिक निजी क्षेत्र के बैंकों के एमडी, सीईओ और उसके पूर्णकालिक निदेशक के पद पर कोई भी व्यक्ति लगातार अधिकतम 15 वर्ष तक बना रह सकता है। पद पर रहने की आयु सीमा 70 वर्ष तय की गई है। केंद्रीय बैंकों ने बैंकों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की स्थिति में सुधार के लिए वेतन भत्ते व तमाम स्थितियों के दायित्व आदि को लेकर भी नियम तय किए हैं। इस बारे में विस्तृत घोषणा बाद में की जाएगी। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि एक ही व्यक्ति एमडी व सीईओ और पूर्णकालिक निदेशक के तौर पर लगातार 15 वर्षों से ज़्यादा नहीं रह सकता है। हालांकि 3 साल उस बैंक या उससे संबद्ध किसी इकाई में किसी भी पद पर रहने के बाद पुनः इन शीर्ष पदों पर संबंधित व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकेगी। नेक्स्ट है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में जो पहला आर्टिकल है, सांसें अटकाने वाली दूसरी लहर, और ये तरुण गुप्ता द्वारा लिखा गया है जो दैनिक जागरण के ही एडिटर हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर इन दिनों भारत में कहर बरपा रही है। जानलेवा कोरोना वायरस का नए सिरे से उभार उतना ही हैरत अंगेज है जितना गत वर्ष इसके मूल स्वरूप का प्रकोप था। इस बीच एक राष्ट्र के रूप में हमसे मानने की भूल हो गई कि बदतर दौर जो था वो बीत चुका है और अब कोविड प्रोटोकॉल्स के पालन की जरूरत नहीं रही। संभवतः इसका एक कारण कोविड से उपजी ऊब या थकान हो, जिससे हमारा आचरण कुछ बेपरवाह हो गया था। फिर हमने कोरोना के नए उभरते प्रतिरूपों के प्रति लापरवाही दिखाई। असल कारण चाहे जो भी हो, हमारी हीला हवाली एक शिथिलता की वजह से दूसरी लहर और विकराल होती गई। अस्पतालों और शमशान के बाहर भीतर के दर्दनाक दृश्यों ने हमें गहरे विषाद से भर दिया है। गहरी टीस देते हुए इन घावों का दर्द यह सोचकर और बढ़ जाता है कि इस लहर के प्रकोप को टाला जा सकता था या कम से कम इसकी भयावहता को कम किया जा सकता था। कोविड महामारी के इस कोप ने हमारी आत्मा को छल्ली करके रख दिया है। केंद्र और राज्य सरकारों के समक्ष जिम्मेदारियों का पहाड़ है। संक्रमितों की टेस्टिंग, ट्रेसिंग और उपचार, साथ ही व्यापक टीकाकरण अभियान को बढ़ाने के अलावा उन्हें वैक्सीन को लेकर हिचक भी दूर करनी होगी। टीके को नकारने पर आमादा लोगों की मिथ्या धारणाओं पर प्रहार करना होगा। प्रभावी संचार ही इस दुष्प्रचार का एकमात्र उपाय है। पोलियो उन्मूलन अभियान के समय से ही कारगर संचार रणनीतियां गतिरोध दूर करने में मददगार साबित हुई हैं। मौजूदा स्थिति को सामान्य बनाने के लिए टीकाकरण ही सबसे सुनिश्चित, सुरक्षित और इकलौता उपाय है। गत वर्ष के आरंभ में कोरोना की दस्तक के साथ एक समानांतर मकसद यह साबित हुआ है। उसने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA विरोधी अवैध विरोध प्रदर्शनों को यकायक समाप्त कर दिया है। इसी तरह दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानून विरोधी मुहिम के नाम पर भीड़ को जमा करने से रोकने में कितना वक्त लगेगा। लोग लंबे समय से इस अराजकता से त्रस्त हैं। कहावत है कि कुछ त्रासदियों से कोई मुजरिम नहीं, केवल भुक्तभोगी होते हैं। इस आपदा में अनगिनत पीड़ित और असंख्य खलनायक हैं। इस परिदृश्य में केवल इससे ही कुछ संतोष मिलता है कि ऐसे त्रासद समय में भी लोग अपरिचित जरूरतमंदों तक के लिए मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यह हमारे समाज की संवेदनशीलता को दर्शाता है। ऐसे विकराल संकट से केवल सामुदायिक एकता के माध्यम से ही निपटा जा सकता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमें इस आपदा से जुड़ने का धैर्य और सुधार के लिए संकल्प लेने का शक्ति प्रदान करे। साथ ही हम यह न भूलें कि बुरे वक्त की एक अच्छी बात यही है कि वह भी गुजर जाता है। नेक्स्ट है पुराने वैभव की तलाश में बंगाल। ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल आर्टिकल है, इसलिए हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसे भाजपा के लोकसभा सदस्य वरुण गांधी ने लिखा है। और नेक्स्ट आर्टिकल है मुफ्त का टीका। टीकाकरण के अगले चरण का समय जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे विभिन्न राज्यों की ओर से मुफ्त टीका लगाने की घोषणाएं की जा रही हैं।
यदि इन घोषणाओं का मतलब सभी पात्र लोगों का मुफ्त टीकाकरण है तो इसका औचित्य समझना कठिन है। 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को टीका लगने हैं। अभी 45 साल से अधिक उम्र वालों को टीका लग रहा है। चूंकि 18 से 45 आयु वर्ग के लोग की आबादी कहीं अधिक है, इसलिए उसे मुफ्त टीका लगाने में बड़ी धनराशि खर्च होगी। एक ऐसे समय जब देश के जर्जर स्वास्थ्य ढांचे की पोल खुल चुकी है, तब यह विचित्र ही नहीं अस्वाभाविक भी है कि उसे सुधारने में पैसा खर्च करने के बजाय मुफ्त टीकाकरण की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। यह एक लोक लुभावन कदम हो सकता है, लेकिन सुविचारित नहीं, क्योंकि मुफ्त टीकाकरण तो उन्हीं का किया जाना चाहिए जो निर्धन हैं और जिनके लिए 400-600 रुपये टीके का खर्च करना कठिन होगा। आखिर राज्य सरकारें ऐसी कोई नीति क्यों नहीं बना सकती हैं कि गरीब तबके को तो मुफ्त में टीका लगाएं, लेकिन जो समर्थ हैं उनसे उसका मूल्य चुकाने को कहा जाए। सक्षम तबका ऐसा खुशी खुशी करने को तैयार होगा, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं यह भाव होगा कि वह अपने को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखने के साथ ही शासन की मदद भी कर रहा है। निसंदेह यह मदद होगी भी, क्योंकि टीके मुफ्त नहीं मिल रहे हैं। एडिटोरियल पेज के बाद हमारा जो नेक्स्ट पेज है उसमें है चीन को आगाह करने ब्रिटेन भी करेगा भारत संग सैन्य अभ्यास। फ्रांस के विमान वाहक युद्धपोत चार्ल्स द गॉल के साथ भारतीय नौसेना इन दिनों अरब सागर में सैन्य अभ्यास कर रही है। ब्रिटेन का हमलावर नौसैनिक बेड़ा अगले सैन्य अभ्यास के लिए भारत आने को तैयार है। इस बेड़े का नेतृत्व विशालकाय विमान वाहक युद्धपोत HMS क्वीन एलिजाबेथ करेगा। ब्रिटेन नौसैनिक बेड़ा भारतीय नौसेना के साथ हिंद महासागर में अभ्यास करेगा। जाहिर है कि सैन्य अभ्यास चीन को आगाह करने के लिए है। ब्रिटेन और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के साथ ही दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शुमार हैं। 3 अरब पाउंड यानी करीब 28,000 करोड़ रुपए की लागत वाला HSA क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटिश नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत है। ब्रिटिश सरकार के अनुसार उसका नौसैनिक स्ट्राइक ग्रुप यानी हमलावर बेड़ा इस साल के अंत में भारत जाएगा। वहां पहुंचकर वह भारतीय नौसेना के साथ मिलकर हिंद महासागर में बड़ा युद्धाभ्यास करेगा। इसके बाद वह जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। नोमैडलैंड को मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर। इस साल के ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। अमेरिका में सड़कों पर रहने वाले लोगों पर बनी फिल्म नोमैडलैंड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। ब्रिटिश अभिनेता एंथनी हॉपकिंस ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार जीता है। ज़्यादातर लोगों को उम्मीद थी कि इस साल यह पुरस्कार दिवंगत अभिनेता चैडविक बोसमैन को उनकी आखिरी फिल्म या रेनिश ब्लैक बॉटम के लिए मिलेगा। चीन की रहने वाली क्लो झाओ को नोमैडलैंड के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। इसके साथ ही वह निर्देशन के लिए भी यह पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला बन गई हैं। वैसे कुल मिलाकर वह अब तक की सिर्फ दूसरी महिला निर्देशक हैं। उन्हें ऑस्कर से नवाजा गया है। 2010 में कैथरीन बिगलो को यह पुरस्कार मिला था। वह ऑस्कर जीतने वाली पहली महिला निर्देशक हैं। देखिए, ये जो पुरस्कार दिया गया है ऑस्कर इस बार, उसकी लिस्ट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आज का यानी 27 अप्रैल 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।